लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10-15-20 सालों से, जब से जेडीयू बनी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने बातें कही, साथ ही साथ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार असित नाथ तिवारी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। जी शुक्रिया। सर, कांग्रेस ने अब बुझते हुए चिराग को कह सकते हैं क्या कि लॉ में अब थोड़ी सी और लॉ को बढ़ाने की बातें की हैं? पार्टी में स्वागत करना चाहते हैं आप? देखिए, आप बुझते हुए चिराग नहीं कह सकते, किसी के लिए भी इस तरह से नहीं कहा जा सकता जी। चिराग पासवान बिहार के अपने समय के सबसे बड़े दलित राजनेता रामविलास पासवान के बेटे हैं जी। आपको याद होगा नेपाल में एक घटना हुई थी, वहां के पूरे राज परिवार की हत्या हुई थी जी। महाराजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, बेटे सब मारे गए थे उसमें जी। और आज भी नेपाल की जनता को यह संदेह है कि जो ज्ञानेंद्र के बेटे पारस हैं उनकी इसमें भूमिका संदिग्ध है जी। देखिए, पारस हर जगह है। पारस सिर्फ नेपाल के राजघराने में नहीं पाए जाते जी। पारस भारत में भी तो पाए जाते हैं। जी जी। ऐसे परिवार में तबाही लाई जाती है और खत्म किया जाता है, इसका ये सीधा उदाहरण है जी। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तोड़-फोड़ की राजनीति की है जी। लोगों को लड़ाने भिड़ाने की राजनीति की है, समाज को तो मतलब सर ये मानते हैं कि जो चीजें आज चल रही है सब कुछ नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं देन है? नीतीश कुमार ने तो भाई पति पत्नी के बीच बंटवारा करवाया है, बाप बेटों के बीच बंटवारा करवाया है, तो नीतीश कुमार तो ऐसे लोग हैं, तो चाचा भतीजे के बीच कराना कौन सी बड़ी बात? जी जी। पूरी पटकथा नीतीश कुमार ने लिखी है, भाजपा के संरक्षण सर, ये विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग ने उनके कामों पर सवाल उठाए थे, उसका ही कारण हो सकता है क्या? कामों पर सवाल उठाए थे, चिराग उनको चुनौती दे रहे थे जी। और चिराग पासवान, मुझे हैरानी हो रही है कि एक 70 साल पार का राजनेता एक युवा राजनेता से इतना घबराया हुआ था कि उनको एनडीए में रखने के लिए तैयार नहीं था। वो चिराग पासवान के साथ नीतीश जी किसी तरह का समझौता करने को तैयार थे। चिराग एनडीए में थे जी, तो पिताजी मंत्री थे सरकार में, लेकिन चिराग से पता नहीं है कि एकदम यंग एज के लड़के से 74-75 साल के बुजुर्ग खुर्राट नेता को इतनी घबराहट क्यों थी? तो ये तो अलग मसला है। चलिए, वो घबराहट कहाँ थी सर? एक सवाल आपसे और होगा, जिस तरीके से चिराग के जो फैसले हैं या चिराग के जो भी निर्णय रहे हैं अब तक, उनके ही पार्टी के 5 जो सांसद और उसमें उनके चाचा और उनके छोटे भाई प्रिंस, जो कि चिराग को अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं, सदन में जब पहली बार प्रिंस पहुंचे थे और जो उन्होंने संबोधन किया था, काफी मार्मिक वो संबोधन रहा, काफी लोगों को प्रभावित किया, और अब एक बैग से चाचा और उनके भाई इस तरीके से अलग हो जाते, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्या कि चिराग के जो निर्णय थे वो बेहतर नहीं थे? आप मुझे ये बताइए जी कि रामविलास पासवान का अगर आशीर्वाद नहीं होता जी तो पशुपति पारस कहाँ होते? बिल्कुल। रामविलास पासवान का अगर आशीर्वाद नहीं होता जी तो रामचंद्र पासवान ही कहीं नहीं होते, उनके बेटे प्रिंस की तो बात ही छोड़ दीजिए जी। आप देखिए किस तरह का भीतर घात है ये जी, और किस तरह से पारिवारिक निष्ठा पर हमला। लेकिन चिराग पर बार बार सर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो बाकियों का बात नहीं सुना करते थे। आप भले ही रामविलास पासवान थे। जी जी, मेरी बात बताइए, एक भतीजा अपने चाचा के दरवाजे पर 90 मिनट खड़ा रहेगा और दरवाजा नहीं खुलेगा, ये कहाँ का संस्कार है? राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है। चिराग पासवान की गाड़ी में चिराग पासवान की माँ बैठी हुई थी, तो पशुपति कुमार पारस की सबसे बड़ी भाभी है जी, वो उस गाड़ी में 90 मिनट तक बैठी है और आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्या ये भारतीय राजनीति का संस्कार है? बिल्कुल नहीं। और ये संस्कार तो हमारे हैं ही जाएगा, भाजपा के साथ जो जाएगा ये संस्कारहीन होगा और नीतीश के चक्कर में पड़ने वाले पति पत्नी में बंटवारा हो जाता है भाई साहब जी। इसलिए हम चिराग जी को कह रहे हैं
देखिए, मैं बहुत छोटे कद का आदमी हूँ, मैं कोई उनको न्योता नहीं दे रहा हूँ। मेरा बस सुझाव है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके संपर्क रखते हैं, वो बात करें और कांग्रेस में शामिल हो और अपने पिताजी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए वो आए। अच्छा सर, आपको लगता है कि अगर चिराग आएंगे तो कांग्रेस भी मजबूत होगी? देखिए, पार्टी क्या है ना, पार्टी एक एक आदमी से मजबूत होती है। एक मामूली बूंद जो है ना जी, वो भी सागर में एक बूंद पानी को बना सकता। जी, पार्टी एक एक आदमी से मजबूत होती है। और चिराग तो बिहार की दलित राजनीति का इतना बड़ा चेहरा है, उनके साथ उनके पिताजी की विरासत है, तो जाहिर सी बात है पार्टी मजबूत होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस तो मजबूत होगी ही, लेकिन इससे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो है वो लगातार जो राजनीति कर रही है, वो राजनीति हमारे संस्कारों में नहीं। और उन्होंने इसके साथ साथ बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए, कहा कि बीजेपी और जेडीयू के एनडीए के समर्थन में जो लोग भी होंगे, जो लोग भी उनके संपर्क में होंगे, वो पूरी तरीके से संस्कारहीन हो जाएंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ किया जा रहा है, चाहे उनके जो 5 सांसद हैं, जिसमें से खुद पशुपति पारस और उसके साथ साथ उनके छोटे भाई प्रिंस जो कर रहे हैं, ये सब कुछ संस्कारों को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये सब कुछ जेडीयू और बीजेपी के चारों इशारों में हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है, लगातार मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है, बारिश का जो दौर है वो थमता नहीं जा रहा। और ऐसे में मौसम विभाग ने अब चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावनाएं दिख रही है, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून से आते ही अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई है, लोगों को घरों में रहने की मौसम विभाग ने अपील की और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में जो वज्रपात या फिर किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और ये देखिए किस तरीके से मौसम विभाग ने पत्र जारी करते हुए बाजाबते इस बात की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही, इसके साथ साथ वज्रपात की भी संभावनाएं हो सकती हैं। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके साथ लोगों से अपील की गई है कि घरों में रहें, साथ ही साथ किसी भी तरीके की अनहोनी अगर आपके साथ दिखती है तो आप सुरक्षित स्थानों को ग्रहण करें। बिल्कुल जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में साफ तौर पर जैसे ही मानसून ने बिहार में दस्तक दी है, अपना कहर लगातार बरसाता जा रहा है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है पिछले 2 दिनों से। और अगले 48 घंटों तक के लिए भी अलर्ट जारी किया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ेंगे। अविनाश, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। और बूंदाबूंदी की हो रही है और लगातार आज सुबह से देख लीजिए या फिर और मानसून ने जैसे ही दस्तक दिया है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल गई हैं। गर्मी जिस तरीके से बेतहाशा थी, उमस थी, अब उस उमस में भी कमी आई है। हालांकि कल तक भी ये गर्मी और उमस इसी तरीके से थी, लेकिन आज जिस तरीके से स्थितियाँ बदली हैं, लगातार बारिश हो रही है। और अभी इससे पहले जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो अगले 48 घंटों तक के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। देखिए, आशीष कुमार हैं, मौसम विज्ञान पटना के जो हैं वो यहाँ पर अधिकारी हैं और उन्होंने उनके द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उस प्रेस विज्ञप्ति में तमाम बातें कही गई है। देखिए, इसमें कहा गया है कि मौसम की वर्तमान गतिविधि एवं संख्यात्मक मौसम मॉडल के आकलन के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं न कहीं वज्रपात के साथ साथ भारी वर्षा और राज्य के उत्तरी भाग के जिलों तथा गंगा नदी से सटे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और अति भारी बारिश आज के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगले 48 घंटे तक की ये प्रबल संभावना जताई गई है। मतलब ये मानिए कि जब मौसम विभाग इस तरीके से संभावना जताता है और ये कहता है कि प्रबल संभावना है, तो ये तय मानिए कि ये होगा। इसलिए उत्तर भाग में जो उत्तरी बिहार के लोग हैं, वहाँ के जो ज़िले हैं, हम उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर बेवजह ना निकले। अगर मौसम ख़राब हो तो आप बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौसम ख़राब होता रहा है निर्भय, और इसको लेकर अभी तक कितनी लोगों की मौतें भी हो गई हैं बिहार में वज्रपात के कारण, तो इससे थोड़ी सी बचने की अपने आप को ज़रूरत है। देखिए, मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगर ज़रूरत नहीं हो तो आप अपने घरों से बाहर
न निकले, आप बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मौसम का एक बार अपडेट जरूर ले लें घर से बाहर निकलने के लिए। और अगले 48 बिल्कुल, और घंटे साथ जो ही होंगे, साथ जिस तरीके की स्थितियां बदल रही हो, ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। और अगर आपको किसी भी तरीके की अनहोनी दिखती है, चाहे तेज हवाएं होती हैं या वज्रपात की जो बातें कही गई है, तो अगर ऐसे किसी भी तरीके की आपको संभावनाएं दिखती हैं तो आप सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। और डीटीवी भारत भी लगातार आपकी सुरक्षा के लिए अपील करता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। किस तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट है, वो अलर्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात लोजपा की करेंगे। जिस तरीके से लोजपा में लगातार बगावत का जो दौर चल रहा है, ऐसे में बिहार में बयानबाजी का दौर भी कहां थमने वाला है। इसी कड़ी में राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये जो फूट एलजेपी में डाली गई है, ये भाजपा और उनके छोटे भाई जदयू के तरफ से डाली गई है, क्योंकि इनकी आदत तोड़फोड़ की राजनीति करने की है। उनकी जो अनुयायी है वो साथ नहीं छूटा है, वो आज भी हैं। पता चलेगा समय आने पर उन 5 सांसदों को और उनके लोगों को। जनता पूरे रूप से गुस्से में है और इसका इजहार वो उनके क्षेत्रों में करने का मन बना चुकी है। इसलिए वो बिहार भी आने से घबरा रहे हैं और आएंगे तो उनको उसका सबक उनके अनुयायी जरूर देने का काम करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बचवा हैं नीतीश कुमार जी जनता दल यू, इन दोनों की तो ये परंपरा रही है कि लोगों को तोड़ो और तोड़ करके आरएसएस के एजेंडा को लागू करने का काम किया जाए। वहीं इधर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एलजेपी के ट्वीट पर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। दरअसल जिस तरीके से जेडीयू पर यह आरोप लग रहे हैं कि ये पूरी कला जो लोजपा में दिख रही है, ये सब कुछ जदयू की कहीं ना कहीं क्रियाकलाप है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जब लोजपा और खास करके चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर के विरोध किया था, आज सब कुछ उसी का ही नतीजा है। पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक बात था, पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों को कोई दखल अंदाजी नहीं है। आपसे मुलाकात हुई है ना, परसों गए दिल्ली। हम लोग को जेडीयू की कही जा रही है कि काफी बड़ी भूमिका थी। कोई जेडीयू का भूमिका नहीं, हजारी ने भूमिका निभाई, कोई भूमिका। तो बिल्कुल इस मामले से जेडीयू इनकार तो कर रही है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सियासत गलियों में जो सियासत हो रही है, जो बातें सामने आ रही है, ऐसे में जेडीयू को सफाई देना पड़ रहा है। खैर बढ़ेंगे आगे और अब बात कोरोना की करेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए अभी एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। हम आपको पटना के गॉर्डिनर अस्पताल की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जहां लोग आकर कोरोना का टीका तो ले रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी प्रदेश में लोगों को कोरोना गाइडलाइन को समझने की जरूरत है। उसका पूरा बचाव करना सबसे बड़ी बात होगी और इसके लिए लोगों को आगे आना होगा। ऑफ कोर्स लोगों की संख्या पहले जो काफ़ी कम हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ा, लोग वैक्सीनेशन के आते गए। आज के डेट में वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है कि मैक्सिमम लोग जो है इस एरिया के वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में ये उसके अगेंस्ट में मिथ्स चल रहा है। बहुत सारी गलत रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे न्यूज़ चल रहे हैं, जिसके चलते कुछ न कुछ लोगों के बीच में गलत एक अवधारणा बनती जा रही है वैक्सीन की। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि वो बिल्कुल न डरें, बिल्कुल न सोचें और आराम से जो वैक्सीन अवेलेबल होता है आपके नियर बाई सेंटर पे, वहां जाकर के उस वैक्सीन को लें। हमारा अपील ये होगा कि वो भी वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए सुरक्षा कवच है। उन लोगों से हमारा यह अपील होगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में 18+ वाले जितने भी हैं, वो अपने अपने नियरेस्ट जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन का व्यवस्था किया गया है, वहाँ अपने परिवार के साथ जाएं और वैक्सीन लें। इधर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मोकामा प्रखंड में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रसिद्ध डॉक्टर सह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राम सागर सिंह ने अल्पसंख्यक लोगों में वैक्सीन को लेकर के फैले भ्रम को दूर करने की कवायद की। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना से बचने का यही एकमात्र उपाय है, वैक्सीनेशन लें और खुद को सुरक्षित रखें।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, पटना से लोजपा कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है। दरअसल जिस तरीके से बातें लगातार सामने आ रही है पार्टी में कलह को लेकर के, और ऐसे में अब लोजपा कार्यालय में हंगामा की बातें सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चिराग के समर्थन में लोजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से लोजपा के 5 सांसदों ने चिराग का विरोध किया है, अब ऐसे में चिराग के जो समर्थक हैं वो लगातार अब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अब लोजपा कार्यालय में हंगामा हो गया है। ये हंगामा साफ तौर पर चिराग पासवान के समर्थन में हो रहा है। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वहीं पशुपति पारस को लेकर के भी हंगामा की बातें की गई है, उनके खिलाफ में नारेबाजी। और ये देखिए तस्वीरें आ गई, राजधानी पटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने। किस तरीके से लोजपा कार्यालय में हंगामा हो रहा है और ये हंगामा चिराग के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से पार्टी में अंदरूनी कलह दिख रही है, इस कलह के बाद अब साफ तौर पर चिराग के जो समर्थक हैं वो सामने आ गए हैं और उन्होंने पार्टी में साफ तौर पर अब जो कलह चल रही है उसको लेकर के हंगामा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पार्टी में हो रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इसके लिए सबसे बड़े जो दोषी हैं उनको पशुपति पारस, जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, उनको लेकर के ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये लोजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, हंगामा देखने को मिल रहा है लोजपा कार्यालय में और उसमें भी सबसे बड़ी बात की कहीं जिंदाबाद और कहीं मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। जी बिल्कुल निर्भय, आज पटना में एलजेपी कार्यालय में साफ तौर पर देखने को मिला है कि जो एलजेपी के नेता है चिराग पासवान, उनके समर्थन में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उतर आए हैं और पशुपति पारस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और जो बागी 5 सांसद हैं उनको लेकर भी, चाहे वो चंदन सिंह हो, चाहे वो वीणा देवी हो, चाहे वो महबूब अली कैसर हो, सब पर इनका जो गुस्सा है वो फूटता नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है वो सिर्फ चिराग पासवान है, ना पशुपति पारस। तो निर्णय देते हैं क्योंकि वो आदरणीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, अन्यथा हम उनका पोस्टर फाड़ देते और उनके नाम की बहिष्कार करते। साफ तौर पर इनका कहना है कि लेकिन इन सबके बीच में जो नारे लगाए जा रहे हैं, दरअसल जो समर्थक है चिराग पासवान के, आखिर में वो किसके लिए इसको दोषी मान रहे हैं? क्या पशुपति पारस ने किया है या फिर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि ये षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्र का ही नतीजा है कि चिराग को उनके ही पार्टी से बेदखल किया जा रहा है? जी बिल्कुल निर्भय, जो सीएम नीतीश कुमार है कहीं ना कहीं उनके ऊपर सारा श्रेय है वो दिया जा रहा है, क्योंकि पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा है कि वही उनसे मिलने गए थे और उसके बाद ये जितनी कवायतें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल केंद्र का जो विस्तार होने है उसको लेकर भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कहीं उसकी वजह से पशुपति पारस तो एनडीए में नहीं मिलना चाह रहे हैं। क्योंकि बीते दिन हमने देखा है कि जो जेडीयू के सांसद हैं वो भी मिलने गए थे एलजेपी के सांसद से ललन सिंह, उसके बाद वीणा देवी के जो पति हैं एमएलसी, उनसे भी मिले। हालांकि जो महबूब अली कैसर है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी की कमान चिराग पासवान से नहीं संभाली जा रही थी, इस कारणवश हमने नया संसदीय दल का नेता चुन लिया है जो कि पशुपति पारस है। और लेकिन ये बात अगर आपने जो महबूब अली कैसर की अगर बात की है कि चिराग से ये नहीं संभल रही है पार्टी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि बगावत कर ले। जी साफ तौर पर बगावत तो दिख रही है, हालांकि इसका मतलब नहीं बनता है, लेकिन पार्टी के जो 5 सांसद हैं वो बगावत कर रहे हैं। क्योंकि बीते दिन हमने पहले भी देखा है कि इकलौते विधायक थे, उन्होंने भी एलजेपी का साथ छोड़ दिया था और अब एलजेपी से जो 5 सांसद हैं उन्होंने भी एलजेपी का साथ छोड़ दिया। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि सिंबल हमारा है, एलजेपी हमारा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान है, ना। चलिए, जो कार्यकर्ता है वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है वो चिराग पासवान ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, जो उनके सांसद हैं, वो खुद उनका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में अब चिराग जो है वो अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं और उनकी जो एकजुटता है वो बाकी सब कुछ एक तरफ है। लेकिन इन सबके बीच भी जो समर्थक है, यानी कि चिराग के जो समर्थक हैं, उनको उनका समर्थन मिल रहा है और अब इसी के कारण जो कार्यकर्ता हैं वो लोजपा कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे हैं। और साफ तौर पर हंगामा करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि पशुपति पारस किसी और के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर जो उनके 5 जो बागी सांसद हैं वो सब कुछ जेडीयू के इशारे पर आकर के ये सब कुछ कर रहे हैं और इसके लिए साफ तौर पर वो उनका विरोध करते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा एक्शन भी ले सकते थे, जिस तरीके से जो कार्यकर्ता कहते हैं उनका ये कहना है कि इस पर बड़ा एक्शन ले सकते थे, लेकिन सब कुछ सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई होने के कारण पशुपति नाथ पारस के पोस्टरों को कार्यकर्ता जो है वो फाड़ नहीं रहे।
उत्कर्ष, फिलहाल की वहां की स्थिति कैसी है? कि फिलहाल अभी ऐसी स्थिति है कि अंदर कार्यालय में वो सारे इकट्ठा हो चुके हैं कार्यकर्ता और हंगामा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गलती की है उसको लेकर माफी मांगे और चिराग पासवान को फिर से संसदीय दल का नेता बनाया जाए। जो भी खटपट थी वो सामने कार्यालय में या सब साथ बैठ के साफ कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस जाते हैं ओम बिरला के पास, जो सदस्य है, जो विधान स्पीकर है, उनके पास जाते हैं, संसदीय दल का नेता चुना जाता है, ये साफ तौर पर गलत है। पशुपति पारस बिल्कुल जो कुछ हो वो सब कुछ गलत है। उत्कर्ष, आप लगातार नजरें बना करके रखिए क्या कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि स्थितियां लगातार बदलती हुई दिख रही है। कभी दिल्ली में बैठक तो कभी पटना पहुंचेंगे, ऐसे बहुत सारी बातें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में समर्थक ने आखिर क्या कुछ कहा इस पूरे हंगामा के दौरान, जरा सा एक बार सुनिए। जोर जबरदस्ती हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी है, लोजपा पार्टी है, लोजपा कार्यालय है, क्यों नहीं है? बिल्कुल, चिराग पासवान जी नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद बनता है और जाता है। पारस जी वो नीतीश कुमार जी के द्वारा वो षड्यंत्र के तहत चले गए हैं, उनको लेकिन पारस जी नहीं है नेता। पारस को कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान को पूरा बिहार पूरा पशुपति पारस जोर जबरदस्ती हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी है, लोजपा पार्टी है, लोजपा कार्यालय है, क्यों नहीं है? बिल्कुल, चिराग पासवान जी नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद बनता है और जाता है। पारस जी वो नीतीश कुमार जी के द्वारा वो षड्यंत्र के तहत चले गए हैं, उनको लेकिन पारस जी नहीं है नेता। पारस को कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान को पूरा बिहार पूरा पशुपति पारस को कोई नहीं जानता है। चिराग पासवान एलजेपी, चिराग पासवान मतलब एलजेपी, रामविलास पासवान जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बताया है और रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए अब दलित समाज के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दलित के पार्टी को तोड़ा जा रहा है, धनबल के द्वारा, नीतीश कुमार बीजेपी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं को अंदर भी नहीं देखने में। अरे हम लोग जाते हैं, सभी का कोई ऐसा नहीं। चिराग पासवान जी सबको मान सम्मान देते हैं, पूरे कार्यकर्ता को मान सम्मान देते हैं और सभी का काम करते हैं। आप बता दीजिए, ये सब षड्यंत्र के तरह नीतीश कुमार के इशारे पे बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के पास पूरा पार्टी, पूरा देश का राष्ट्रीय कमेटी, पूरे पदाधिकारी चिराग पासवान जी सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। 29 विधायक जब आया था 2005 में चला गया, लेकिन पार्टी था और पार्टी का उत्तराधिकारी चिराग पासवान है और वो रहेंगे। पार्टी द्वारा यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के पास ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है नीतीश कुमार जी धनबल के द्वारा। और सुनने में आ रहा है कि ललन सिंह कौन है, बीना देवी के आवास पे जा रहे हैं ललन सिंह और वहां पे जा रहे हैं पशुपति पारस। बिक गए हैं पारस जी। पारस जी का सम्मान करते हैं, चिराग जी के चाचा हैं, लेकिन ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौर पर देखा आपने किस तरीके से जो समर्थक है उनका कहना है कि ये सब कुछ षड्यंत्र है और षड्यंत्र के दौरान पैसे से बिक गए हैं। और ये हंगामा देखिए, ये किस तरीके से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता जब पहुंचते हैं पार्टी कार्यालय में तो वहां पर जम करके हंगामा हुआ और किस तरीके से यहां पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो समर्थक हैं चिराग पासवान के, वो उनके समर्थन में उतर के आए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सब कुछ चल रहा है ये सब कुछ षड्यंत्र के दौरान में। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस तरीके से उनकी तस्वीरों पर जो बातें कही गई। इसके अलावा ये देखिए चंदन कुमार भी वहां पर हैं, साथ ही साथ जो भी 5 बागी सांसद हैं, पशुपति पारस की तस्वीरों को ये जलाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी बागी सांसद हैं उनकी तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ता। और साफ तौर पर उनका कहना है कि चिराग पासवान उनके संसदीय दल के नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो किसी से भी किसी भी तरीके की कोई गलत हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के
जो उनके सांसद हैं उन्होंने बगावत किया है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। और एक बार फिर से जिन लोगों ने ऐसा किया है वो माफी मांगे। और संसदीय दल के नेता जो है वो चिराग को ही रखने की बात लगातार कर रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनके कार्यकर्ता जो युवा है नेता लोग है सब आ गए, है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक उबाल दिख रहा है। ये उबाल जो है वो जेडीयू के खिलाफ में दिख रहा है। ये उबाल जो है वो बगावत करने वाले उन सांसदों के खिलाफ दिख रहा है कि आखिर में चिराग को किस तरीके से पार्टी से अलग करने की बातें कर रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने अब एक तरफ जहां चिराग पासवान को पार्टी में स्वागत करने की बातें कही है, तो दूसरी तरफ राजद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अगर चिराग पासवान चाहे तो राजद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर विरोध की बात की जाए तो सभी तरफ से विरोध जो है इस पूरी घटना को लेकर के जो बातें आ रही हैं वो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जेडीयू के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में क्या कुछ बातें चल रही है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। और अब जरा सा सुनते हैं दिनेश सिंह ने क्या कुछ कहा। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर उन लोगों का कहना है कि इसमें कोई टूट नहीं है, ये जो है तो इन लोगों ने नेता का परिवर्तन नेता परिवर्तन पर आप लोजपा के नेतृत्व परिवर्तन पर आप क्या कहेंगे? हर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है। उन लोग दिल्ली छोड़कर क्यों आ गए पटना? चिराग पासवान को पार्टी ने अयोग्य घोषित कर दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने नेता का परिवर्तन किया है और सब लोग हैं। चिराग जी भी उस पार्टी में है, पारस जी भी हैं, उनके 5-6 सांसद भी उसमें हैं, सब लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी में नेता का परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए कि नेता का परिवर्तन अगर हुआ तो इसमें पार्टी की टूट की क्या बात है? आपको नहीं लगता कि अनुभव की कमी थी उनको? किनको? चिराग पासवान को? चिराग की गलतियों के कारण इस तरीके का फैसला इन लोगों ने लिया। विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को जेल भेजने के लिए बोल रहे थे, आपको नहीं लगता? व्यक्तिगत आप कैसे देखते हैं? व्यक्तिगत आप कैसे देखते हैं? मेरा व्यक्तिगत यही देना है कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ चूक हुई है, तब तो इन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया। नेता परिवर्तन आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से पूर्व एमएलसी हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, तभी इतने बड़े फैसले लिए गए हैं और उनके ही जो साथी हैं वो उनके साथ बगावत करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए न्यूज रूम से लाइव, सीधे उनसे जुड़ते हैं। जिस तरीके से स्थितियां बन रही है, ऐसे में अविनाश क्या लगता है चिराग की चूक शायद उनके लौ को बुझा रही है? देखिए निर्भय, जिस तरीके से स्थितियां हैं, इन स्थितियों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लोजपा कहीं ना कहीं बिखर चुकी है। और ये बिखराव देखिए लगातार चलता रहा है
और ये जब से चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके कंधे पे जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई, शायद उस बड़ी जिम्मेदारी को वो संभाल नहीं पाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से रामविलास पासवान ने पार्टी को एक ऊंचाई तक लाया, और रामविलास पासवान का हमने वो दौर भी देखा है जब उनके हाथ में वो चाबी और बंगला लेकर घूमा करते थे, वो कहते थे कि मेरे ही इसी चाबी से बंगला खुलेगा और फिर सरकार बनेगी। वो दौर भी लोजपा ने देखा है, और लोजपा का आज ये दौर भी है कि एकमात्र विधायक वो भी टूट के या जदयू में शामिल हो गया, और जो 5 अब सांसद हैं उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से दरकिनार कर दिया, और पार्टी का जो संसदीय दल का नेता है उसे पशुपति पारस जी को चुन लिया गया है। देखिए, स्थिति यह है, और इसको लेकर विरोध भी होना तय था, क्योंकि किसी ना किसी पार्टी में भी आप देखिए तो 2 पक्ष तो नजर आते ही हैं। अब जो पक्ष एक है वो पशुपति पारस का है, हालांकि पशुपति पारस अभी भारी है चिराग पासवान पर, क्योंकि उनके साथ 5 सांसद हैं, और अब वो इस पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं, और जो संसद है उसके अध्यक्ष ओम बिरला ने मान्यता भी दे दी है। लेकिन अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ के जब बिहार की राजनीति में आप वापस आएंगे तो इससे ये तय मानिए कि बिहार की राजनीति जिसको लेकर डीटीवी भारत भी लगातार ये कहता रहा है कि परिवर्तन दिख रहा है, और जिस तरीके से गर्माहट दिख रही है, सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, वो यहां से कम नजर आ रहा है। देखिए, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं सरकार को बने हुए या चुनाव को हुए, तो इसमें इस तरीके से बड़ा एक पार्टी को इस तरीके से उसमें उलटफेर आना कहीं ना कहीं ये संकेत कुछ और दे रहा है। देखिए, जब से बिहार में इस तरीके से परिस्थितियां बनती रही हैं, और पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब सत्ताधारी दल पर ही चिराग पासवान ने लगातार सवाल उठाए, लगातार जो थे तीखे प्रहार किए, लेकिन उसको लेकर भी अविनाश कहीं ये उसी का खामियाजा तो नहीं मिल रहा है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या चिराग को? देखिए, जो पार्टी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि चूक हुई है, अब ये चूक में थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग कि किस तरीके से। हालांकि पशुपतिनाथ पारस को हमने सुना, उन्होंने जो कहा कि नहीं, फैसले कुछ ऐसे लिए गए जिसको लेकर ठेस पहुंची, जिसको लेकर लोकतांत्रिक वो फैसला नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे थे कि लोकतांत्रिक फैसले नहीं लिए गए, इस वजह से स्थितियां खराब हुई। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं है कि अब 2 फाटों में जो बट गई है, जो हंगामा हो रहा है, जो प्रस्तुतियां हैं, और जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर भी अब लोग समर्थन में आ रहे हैं, तो देखिए पार्टी है और पार्टी में इस तरीके से होता रहता है, लेकिन बवाल ये थमने वाला फिलहाल नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान का कद भी थोड़ा बढ़ा था जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि अनुभव की कमी दिखी थी, जैसे ही अनुभव की कमी हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हम एनडीए में साथ हैं भी और नहीं भी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में वो साथ थे, क्योंकि बीजेपी का वो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन जेडीयू और तमाम जो दूसरे दल थे उन पर उन्होंने सीधे कटाक्ष किया था, तो स्थितियां वहीं से परिवर्तित होने लगी थी। देखिए, अपना कद को समझना होता है राजनीति में, आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, और किस तरीके से हैं, क्या कुछ नहीं है। देखिए, यहां से अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब चिराग पासवान का होगा क्या, क्योंकि देखिए पार्टी अब 2 फाटों में बच चुकी है। लगातार चिराग पासवान ने जब पशुपति, लेकिन 2 फाटों में विनाश जरा सा आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक के मन में ये सवाल हो रहा होगा, 2 फाटों में आपने बात की, लेकिन पशुपतिनाथ पारस ये कहते हैं कि पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, बल्कि नेतृत्व की परिवर्तन हो रही है। और दूसरी तरफ जब चिराग पासवान खुद उनसे मिलने उनके घर पर पहुंचते हैं, 90 मिनट तक, 1.5 घंटे तक वो घर के बाहर रहते हैं, पहले वो गेट पर खड़े होते हैं, उनका गेट नहीं खुलता है, लेकिन जब गेट खुलता है और वो अंदर जाते हैं तब भी उनके चाचा उनसे बात नहीं करते हैं। देखिए, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है ये बयान, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डैमेज कंट्रोल किस पक्ष में है ये भी सुन लीजिए। डैमेज कंट्रोल की बात तो है, वो ये है कि आपने भाई की सत्ता छीन ली, इस बात का कहीं उन पे मुहर न लग जाए, इस बात को लेकर कहीं उनसे सवाल न कर दिया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं डैमेज जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कहा जाता है कि राजनीति में संख्या ही सब कुछ होती है, अभी फिलहाल जो है वो संख्या बल पशुपतिनाथ पारस के पास है, इसलिए वो जिस तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके से नेताओं को कंट्रोल कर लें या फिर जिस तरीके से गाइडलाइन दे रहे हैं, उसी पर काम हो रहा है। देखिए, ये सुबह से ही बातें चल रही थी कि जो सांसद हैं लोजपा के 5 जो एक साथ हैं वो पटना पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा था कि जो डैमेज नीतीश कुमार पर डायरेक्टली हमला करके लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया था, कहीं ना कहीं उस डैमेज को अब कंट्रोल किया जाए, इस पर यह ध्यान था। कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो भूमिका थी या पार्टी की लोकप्रियता थी जो धीरे धीरे लोगों में घट रही थी, पार्टी की जो स्थिति थी वो खराब हो रही थी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को संभालने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन
बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि चिराग पासवान जब सब कुछ देख रहे थे, उनसे बातचीत करके ये किया जा सकता था या उन्हें समझाया जा सकता था, उस पे नहीं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश लेकर चलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और जैसे ही सरकार दोबारा बनी और मुख्यमंत्री या फिर सत्ता जो पार्टी की सत्ता थी वो जब सौंपने की बात सामने आई, तब देखिए तब वहां पर भी बिखराव देखने को मिला था। वहां पर मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव की बात कर लीजिए या फिर अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, कई दिनों तक बवाल चला था, कई दिनों तक इस तरीके से विरोध चला था, लेकिन हुआ क्या, दो फांट हुए और दो फांट भी बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाए और सत्ता तो आई लेकिन फिर सत्ता अखिलेश यादव के हाथ से चली गई। देखिए यहाँ पर वहां भी अगर आपने यूपी की बात की तो वहां भी चाचा और भतीजे का टकराव दिखा था और बिहार में कहीं ना कहीं चाचा और भतीजा एक बार फिर से सामने आ गए हैं, क्योंकि जब तक मुलायम सिंह थे अपने भाई को संभाल करके रखा। बिहार में देखें तो जब तक अगर जो मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे रामविलास पासवान, अगर वो जब तक रहे तब तक पूरे पार्टी को संभाला, भाई को संभाला, सबको संभाला, लेकिन आज उनके जाने में अभी वक्त ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन पार्टी में बिखराव दिख रहा है। और दूसरी तरफ आपने यूपी की जब जिक्र की तो मुलायम सिंह हाथों से जैसे ही नेतृत्व अखिलेश के हाथों में गया था, सारी बिखराव दिखी थी। देखिए, कहीं ना कहीं जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं उसमें ये बिखराव अक्सर देखने को मिलता रहा है। देखिए, चाहे हम बात मुलायम सिंह यादव की बात कर लें या फिर किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, जो परिवार को ही सत्ता सौंपती है उसमें बिखराव होता है, उसकी स्थिति परिस्थिति खराब होती है, क्योंकि उसमें जो काबिल नेता होते हैं, काबिल लोग होते हैं, जब उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, जब उन्हें कुर्सी नहीं मिलती है, तो फिर एक वहीं से स्थितियों परिस्थितियों पर बातचीत होना शुरू होता है और एक नई पटकथा वहीं से लिखनी शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे ही चिराग पासवान को सत्ता सौंपी गई रामविलास पासवान के द्वारा, वैसे ही बिखराव नजर आते रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। हालांकि उसके बाद उस परिवार में कई मौत का सिलसिला चला, खुद उनके भाई का देहांत हुआ और उसके बाद जो रामविलास पासवान थे उनका देहांत हुआ और उसके बाद जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बनी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस बीच एक गलती चिराग पासवान की तरफ से जो सूत्र हैं, जो हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से ये चूक हो गई कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं या किससे राजनीतिक विरोध जता रहे हैं, उसमें उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। डायरेक्टली नीतीश कुमार को उनको इस तरीके से नहीं फोर्स करना चाहिए था, इस तरीके से उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, नीतीश बोलना तो साथ उन्होंने बिहार में एनडीए से भी दूरी बना ली, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि बिहार में अगर देखिएगा तो भले ही बीजेपी को समर्थन करते हुए दिखे, कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन एनडीए से दूर होना और बीजेपी में जो भी नेता है जो नीतीश को पसंद करते हैं वो लगातार चिराग के खिलाफ तो बोलते हैं। बिल्कुल, ये होता रहता है। देखिए, राजनीति में ये होता रहता है। देखिए, अभी जो हो रहा है कल क्या हो जाएगा, अचानक से चीजें परिवर्तित हो जाएगी, इस पर भी कोई दो राय नहीं हो सकती है। देखिए, लगातार बिहार ने वो राजनीति देखा है, अवसरवादिता की राजनीति देखी है, बिहार ने तमाम वो स्थितियां परिस्थितियां भी देखी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। हमने वो भी देखा है दौर जब, जैसा मैंने अभी आपको बताया, रामविलास पासवान जब चाबी लेकर घुमा करते थे, बंगला लेकर घुमा करते थे कि नहीं हमसे ही सत्ता बनेगी और फिर सत्ता सबकी चली जाती है और फिर नया चुनाव होता है और उस दौरान रामविलास पासवान की जो पार्टी होती है उनको भारी नुकसान होता है। ऐसा भी एक दौर रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा ने देखा है, जब एक भी सदस्य ना तो विधानसभा में थे, ना लोकसभा में थे और ना ही राज्यसभा में थे, तब बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कम से कम यूपी से मुलायम सिंह यादव सपोर्ट करेंगे और राज्यसभा इनको भेजा जाएगा, लेकिन उस दौरान भी राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया। तो देखिए, ये पार्टियां हैं, पार्टियों में चलता रहता है, लेकिन ये बड़ी खबर बिहार से लेकर इसलिए आ रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब से बाहर आए हैं उस दौरान से बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को हमेशा मिलती रही है। चाहे चलिए, बिहार की राजनीति में गर्माहट हमेशा देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ जो पांचों सांसद हैं उन्होंने बगावत कर ली है, लेकिन आपसे अविनाश जानना चाहेंगे, तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर साफ तौर पर चल रही है, किस तरीके से जो समर्थक है चिराग के उन्होंने भी अब अपना मोर्चा खोल लिया है और जो लोग भी दोषी, उन 5 जो सांसद हैं उनके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दोषी मान रहे हैं और खिलाफ में वो लोजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी तस्वीरों को जला भी रहे हैं। क्या लगता है, चिराग को इससे बल मिलेगा? बिल्कुल बल मिलेगा, क्योंकि जब समर्थक साथ होते हैं तो नेताओं को बल मिलता है और इस तरीके से, हालांकि देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, देखिए नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी राजनीतिक दुश्मनी निभाते हैं। चाहे वो बात नरेंद्र मोदी जी की कर लीजिए, चाहे वो बात पिछली बार में रहे हो रामविलास पासवान की कर लीजिए, लालू यादव की कर लीजिए,
या फिर और कई ऐसे नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, ये तमाम जो रहे हैं कभी ना कभी राजनीति में इनके साथ दुश्मनी हुई है। और सीएम जो नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार जिस राजनीति में अपना जो कद रखते हैं उसके साथ वो अपनी राजनीतिक दुश्मनी निभाते भी हैं। और जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो अब समर्थक हैं चिराग पासवान के, वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार जी के इशारे पर हो रहा है। अब ये कितना सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके इशारे पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं साफ हैं कि इसमें किसी ना किसी तरीके से जो गुड़िया की डोर होती है ना, जिससे कठपुतली का डांस कराया जाता है, निर्भय आपने देखा होगा वो खेल, ये खेल शायद वही चल रहा है। कहीं ना कहीं किसी के हाथ में वो डोर है और ये तमाम लोग जो हैं वो उसके इशारों पर चल रहे हैं। देखिए मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह जो एलजेपी के एकमात्र विधायक थे, टूट के जेडीयू में जाना ये भी बहुत कुछ बताता है। और अब इस तरीके से अचानक से चिराग पासवान को बिल्कुल भी साइड कर देना और 5 लोगों का एक साथ आना, पशुपति नाथ पारस को अपना नेता चुन लेना, और उसके बाद अब बंगला छाप पर भी दावा करने की बात निकलकर सामने आ रही है कि वो दावा करेंगे, चुनाव आयोग जाएंगे और ये दावा करेंगे कि बंगला जो है वो अब हमारा होगा, और जो चुनाव चिन्ह की बात कर लीजिए या फिर पार्टी अब हमारी होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी वो दावा करेंगे क्योंकि उनके साथ संख्या है। तो देखिए यहां से स्थितियां साफ है कि फिलहाल चिराग पासवान की मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और इसको किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं या फिर क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए जो आने वाला वक्त होगा वो बताएगा। लेकिन अविनाश एक आपसे और सवाल जानना चाहेंगे, राजद की तरफ से चिराग को निमंत्रण मिल चुका है, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर चिराग चाहे तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि इससे विपक्ष मजबूत होगा और कांग्रेस भी मजबूत होगा। अब बिल्कुल देखिए पार्टियां इस तरीके से चाहती हैं कि जो नेता हैं उनके साथ जुड़े। हालांकि इससे पहले भी चिराग पासवान को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब यहां से देखिए देखना यह होगा कि चिराग पासवान क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो क्या डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, क्या चीजों को संभाल पाते हैं, क्या अपनी पार्टी को बचा पाते हैं या उनकी पार्टी उन्हीं को निकाल देती है। अभी तक तो पार्टी ने निकाला नहीं है, अभी तक उनका जो एक पद था संसदीय दल के नेता होने का वो सिर्फ गया है, और पार्टी के जो तमाम नेता हैं अब वो मांग कर रहे हैं कि नहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उनसे लिया जाए। देखिए उन्हीं ने या फिर उन्हीं के सहमति से प्रिंस को यहां से टिकट दिया गया था लोकसभा चुनाव का, जब उपचुनाव हुआ था। और प्रिंस तो उनके साथ में नहीं है सदन में, जब प्रिंस पहली बार पहुंचे थे। मैं एंडियर भाई मैं वही बात कह रहा हूं कि उन्हीं के साइन से उनको टिकट दिया गया, उनको टिकट मिला, वो दिल्ली पहुंचे, सांसद हुए और उसके बाद ये है कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन आज वो सब भी अलग हैं और बिल्कुल एकजुट होकर, तो देखिए कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि चिराग पासवान के कुछ ऐसे बातें रही हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं या कुछ ऐसे काम रहे हैं जिसको लेकर अब नेताओं ने ये मन बना लिया है कि नहीं अब ऐसे में आगे काम नहीं होगा, हमारी अनदेखी इस तरीके से होगी तो हम काम नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से कई पार्टियां हैं जहां ये देखने को मिला है और टूट जो है वो वहां से बिखरती है, और अगर लोजपा में टूट होती है तो यकीन मानिए लोजपा का अस्तित्व खत्म हो सकता है। जैसा हमने देखा कि बिहार में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसने पहले अच्छा किया, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां खराब हुई और अब जेडीयू में विलय कर लिया गया। हमने हम के साथ भी इसी तरीके से देखा, अच्छा खासा हम की पार्टी चलाई जा रही थी, लेकिन अभी विलय तो नहीं हुआ है लेकिन जेडीयू का हिस्सा है। उसी तरीके से वीआईपी देख लीजिए, वीआईपी भी अपने आप को अस्तित्व में लाने की लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका अस्तित्व तो है लेकिन वो एक बीजेपी के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। तो देखिए ये स्थितियां हैं बिहार में, बिहार की राजनीति को समझ पाना फिलहाल जो है वो बहुत मुश्किल है ऐसे नेताओं के लिए जो करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, अपने कद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और कुछ और है, लेकिन फैसले भी बड़े मायने रखते हैं क्योंकि अगर एक भी फैसले आपके गलत हुए तो शायद वो फैसले आपके आगे आने वाले वक्त पर, आगे आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर स्थितियों को लेकर के देखा जाए अविनाश, और इन सब के बीच में चिराग परेशान हो गए हैं क्योंकि उनका दिन पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। क्या लगता है अविनाश, कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, क्या चिराग इस डैमेज कंट्रोल को संभाल पाएंगे? देखिए राजनीति में सभी संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले होते हैं, ये कहना कि नहीं यही हो जाएगा ये गलत होगा। देखिए संभावनाएं लगातार यहां पर दिखती रहती हैं और सारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। ये ऐसी राजनीतिक पार्टियों का नियम कानून कह लीजिए, जो कह लीजिए, ऐसा कुछ विचारधारा है कि सबके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। यही उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाते रहे, लगातार विरोध करते रहे, आज जेडीयू के हिस्सा हैं, जेडीयू में अच्छा पद है और लगातार सीएम नीतीश कुमार को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके के बयान आते रहते हैं। अब उनका ये काम है
उस तरीके से देखिए चिराग पासवान के लिए फिलहाल ये कह देना कि नहीं अब एलजेपी बिल्कुल अविनाश आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से। अविनाश आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीटीवी भारत ने सबसे पहले खबर को दिखाया था और उस खबर का असर हुआ है। समस्तीपुर में एक रेप पीड़िता के साथ जो वारदात हुई, उसके बाद मामला दर्ज नहीं कराया गया था और इस मामले को लेकर के खुद पीड़िता डीटीवी भारत के स्टूडियो पहुंची थी अपने परिवार के साथ। उसके बाद अब जब डीटीवी भारत ने इस खबर को उठाया तब बड़ी कार्रवाई हुई है। डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाबालिग के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद इस मामले में 22 दिन बीत गए थे, लेकिन कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। डीटीवी भारत ने खुद वहां की महिला थाना अध्यक्ष से भी बात की थी। पीड़िता और उसकी मां ने डीटीवी भारत आकर गुहार लगाई थी, न्याय की गुहार लगाने के लिए वो कई दरवाजे पर गई थी, लेकिन कहीं भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो परेशान होकर वो डीटीवी पहुंची और आखिरकार डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। जब हमने इस मुद्दे को दिखाया तो प्रशासन की आंख खुली और अब मामले की जांच भी शुरू हो गई। और साथ ही साथ जिस तरीके से बातें आ रही है, समस्तीपुर गैंगरेप का ये पूरा मामला है, जहां पर एक पीड़िता के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। सदर अस्पताल में हुआ था पीड़िता का जांच, जो पीड़िता थी उनका जांच हुआ सदर अस्पताल में। आपको बता दूं कि नाबालिग के साथ 4 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये लड़की वही पीड़िता है जो कि डीटीवी भारत भी पहुंची थी। 19 मई 2021 को ये वारदात हुआ था और उसके बाद लगातार न्याय की गुहार लगाती हुई पीड़िता दर दर भटकती रही, अपनी माता के साथ दर दर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं दिख रहा था। पीड़िता के पिता और उसके भाई बाहर रहकर के काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ माँ और बेटी न्याय के लिए लगातार कोशिश करती रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था। और आखिरकार अब बड़ी खबर आ रही है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, डीटीवी भारत का बड़ा असर हुआ है। अब बिल्कुल निर्भय, देखिए डीटीवी भारत की परिकल्पना ही इसको लेकर की गई है कि हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे और हम जो हैं वो इस तरीके से, अगर कोई भी हमारे पास आता है, अगर वो पीड़ित है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो हमारा यही मकसद है कि हम उनकी खबर प्रमुखता से चलाएं और उसके बाद प्रशासन की वो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसे लोगों की सुनी जाए जो लगातार आप तक पहुंच रहे हैं। देखिए प्रशासन की लापरवाही थी और 22 दिनों तक आवेदन देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, एफआईआर नहीं किया जा रहा था और खुद पीड़िता और उसकी मां डीटीवी भारत के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आप बीती सुन के मेरा और जो हमारे संपादक हैं राजेश सर, उनका जो हृदय है वो बिल्कुल, मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे समाज में विकृति भरी हुई है, ऐसे अगर विकृत इंसान भरे हुए हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी है, उनको तो सलाखों के पीछे होना ही है। और डीटीवी भारत इस तरीके से लगातार मुहिम चलाता रहा है। देखिए बड़ी खबर जो है निर्भय आपको बता रहे हैं कि पीड़िता ने यहीं पर अपना बयान दिया, तमाम हमने लगातार खबर चलाई, दिखाया और फिर जो महिला थाने के जो थाना इंचार्ज थी उनसे बातचीत हुई, उनको हमने कहा कि नहीं इस तरीके से, पीड़िता ने भी गुहार लगाई। उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच भी की जा रही है और उस पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। मेडिकल जांच के बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक कार्रवाई बचती है निर्भय, जो आरोपी है, जो नामदर्ज है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर गिरफ्तारी। और डीटीवी भारत यही चाहेगा कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि अब जिस तरीके से इस खबर पर प्रशासन आगे बढ़ी है, जब हमने इस खबरों को दिखाया उसके बाद प्रशासन की आंख खुली। अब तक 22 दिनों तक कोई भी पीड़िता के सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहा था और पीड़िता और उसकी मां दर दर भटक रही थी, लेकिन जब डीटीवी भारत ने इस खबर को दिखाया उसके बाद सबकी आंख खुल गई है और अब जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी हो गया और सबसे बड़ी बात है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की हम मांग कर रहे हैं कि आखिर में जो पीड़िता है उनको न्याय मिले। अविनाश, गिरफ्तारी अब सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, देखिए गिरफ्तारी ही अब एकमात्र कार्रवाई में बची हुई है क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया है।